गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्कार नमस्कार। योगेंद्र सिंह यादव जी कह रहे हैं नमस्ते। संजय कुमार कह रहे हैं गुड मॉर्निंग। निखिल कह रहे हैं गुड मॉर्निंग गुरुदेव। योगेश गंधार जी कह रहे हैं वृंदावन से राधे 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 भैया, राधे 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 राधे। निखिल कह रहे हैं गुड मॉर्निंग। सभी को बहुत बहुत नमस्कार। एक बार आप बताएंगे कि क्या आपका रंगारंग कार्यक्रम जो है फिजिक्स का स्टार्ट हुआ कि नहीं हुआ आपकी क्लास में? आप देख पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं, मुझे सुन पा रहे हैं कि नहीं? मनीष कुमार कह रहे हैं गुड मॉर्निंग। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने यूनिट्स और डायमेंशन स्टार्ट किया था ना, तो राजकमल प्रजापत, शशांक कुमार, साहिल जाब्दे, कुछ बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमने लास्ट क्लास में कहाँ तक पढ़ा दिया था आपको? डायमेंशन यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट तक बता दी थी। ओके, वर्क पावर एनर्जी की हो गई थी, इनकी हो गई थी। ठीक है ठीक है ठीक है। अभी हम आगे कुछ और यूनिट्स और डायमेंशन लिखेंगे। राज कमल जी आपका गुड मॉर्निंग हमने ले लिया है। योगेंद्र जी आपका भी ले लिया है। बार बार कमेंट नहीं करो। पवन सिंह जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप सभी जो है वो लास्ट क्लास में आए थे। आपकी क्लास का टॉपिक चेंज हुआ कि नहीं हुआ है? लास्ट क्लास का मैं बोल देता हूं अभी की टॉपिक का नाम चेंज हुआ कि नहीं। नवनीस भाई, जो भी क्लास चल रही है इसका टॉपिक कर दो यूनिट्स एंड डायमेंशन, और लास्ट क्लास का भी यही कर देना। तो शायद आपका चेंज नहीं हुआ होगा, तो इसलिए मैंने बोल दिया है। अब देखो, यूनिट्स और डायमेंशन आप पढ़कर आए हैं, जितना पढ़ाया था। देखो, अगर आप पिछली क्लास आपने नहीं ली है ना, तो फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे क्लास में। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि लास्ट क्लास आपने देखी हो, ये मस्ट है। ठीक है, चलो दिलीप कुमार जी को नमस्कार करते हुए क्लास करते हैं आज की शुरू। बेटा, हम यूनिट्स और डायमेंशन लिखेंगे। अब हम एक लिखूंगा मैं यहाँ पे एंगल, कोण। एक लिखेंगे हम यहां पर रेफ्रैक्टिव इंडेक्स, रेफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक। एक लिखेंगे हम मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन, आवर्धन क्षमता। एक लिखेंगे बाबू हम इसमें स्ट्रेन विकृति, स्ट्रेन विकृति। ठीक, अब यहां पे आ जाओ। पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं इसमें। हाँ रवि, टाइम से आकर बेटा और क्लास में। आपको पता हमारी क्लास का टाइम 8 बजे है, तो 8 ही बजे है। 8 बज के 2 मिनट भी लेट ही है। देखो, अगर मैंने आपकी क्लास में लाइट चैप्टर पढ़ा दिया है, प्रकाश पढ़ा दिया है, तो बहुत बढ़िया है। नहीं पढ़ाया तो पढ़ाएंगे तो है ही। तो मैं जब आपको रेफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक पढ़ाऊंगा, तो मैं आपको बताऊंगा कि भाई अलग अलग मीडियम के, अलग अलग पारदर्शी ट्रांसपेरेंट मीडियम का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक अलग अलग होता है। तो वहां पे आपको पढ़ाया जाएगा कि जो वाटर है, पानी, पानी का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.33, 1.33। कांच का होता है 1.5, डायमंड का होता है 2.42। तो ऐसे हम कुछ रेफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चों को लिखवाते हैं। उसका क्या यूज है, सारी बातें लाइट वाले चैप्टर में आएंगी। अभी मैं बताना चाह रहा हूं कि जब मैं आपको रेफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक बताऊंगा अलग अलग मीडियम के, तो उनकी केवल वैल्यू बताऊंगा कि इसका 1.33 है, इसका 1.5 है, इसका 2.42 है ना। किसी का कुछ बताऊंगा, किसी का कुछ बताऊंगा, लेकिन मैं इनके कोई यूनिट, कोई मात्रक नहीं लिखवाऊंगा। तो रेफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा, इसकी केवल एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, कोई यूनिट, कोई मात्रक नहीं होगा। यानी कि जो रेफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये यूनिटलेस क्वांटिटी है, एक मात्रकहीन राशि है, यूनिटलेस, जिसकी कोई डायमेंशन, इसकी कोई यूनिट नहीं हो। ऐसे बेटा मैं आपको पढ़ाऊंगा मैग्निफिकेशन, आवर्धन क्षमता। तो ये भी लाइट वाले चैप्टर में आता है। जब मैं आपको लेंस और मिरर पढ़ाऊंगा, तब मैं आपको बताऊंगा कि भाई मान लो एक मिरर, एक दर्पण जो है, उसकी मैग्निफिकेशन, आवर्धन क्षमता 2 है। तो इसका मतलब ये है कि जिस दर्पण की, जिस मिरर की मैग्निफिकेशन 2 है, ये दर्पण, ये मिरर मैग्नीफाई कर देगा आपको दुगुना, यानी कि आपको डबल साइज की इमेज बनाएगा। 6 फुट के व्यक्ति को 12 फुट का बना देगा।
अगर किसी मिरर की मैग्निफिकेशन हो 5, यानी कि वो 5 गुना बड़ी इमेज बनाएगा, 6 फुट के व्यक्ति का प्रतिबिंब 30 फुट का दिखाएगा। तो मैग्निफिकेशन जब मैं आपको लिखाऊंगा, इनकी भी केवल वैल्यू लिखाऊंगा कि इसकी मैग्निफिकेशन 2 है, इसकी 1 है, इसकी 4 है, इसकी 1.5 है, इसकी आधी है, तो इसकी भी कोई यूनिट नहीं लिखवाई जाएगी। तो ये भी एक यूनिट लेस क्वांटिटी है मैग्निफिकेशन, ये भी एक यूनिट लेस है मात्रकहीन। स्ट्रेन तो अभी आएगा क्लास में, अभी बता रहा हूं मैं बेटा। जो स्ट्रेन है ये भी मैं आपको दिखाऊंगा, ये भी एक यूनिट लेस क्वांटिटी है, मात्रकहीन राशि है, मात्रकहीन। अब एक चीज बताओ, जब मैंने आपको डायमेंशनल फॉर्मूले वी में सूत्र निकालना बताया था, तो मैंने कहा था कि हम डायमेंशन डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, पहले हम यूनिट मात्रक लिखेंगे, उस यूनिट में मीटर की जगह मैंने कहा था कि एल चिपका देंगे, सेकंड की जगह टी चिपकाएंगे, किलोग्राम की जगह एम चिपकाएंगे। अब इनकी तो कोई यूनिट ही नहीं है, यानी जिनका कोई यूनिट है ही नहीं, यानी 100% उनकी कोई डायमेंशन, उनकी कोई विमा बनेगी ही नहीं। तो जितने भी यूनिट लेस क्वांटिटी हैं ये सब डायमेंशन लेस तो होंगी, यानी ये विमाहीन भी होंगी, डायमेंशन लेस, विमाहीन, यानी जिसका कोई मात्रक नहीं है 100%, उसकी कोई बीमा भी नहीं होगी। यूनिट नहीं है तो डायमेंशन भी नहीं होगी। भाई यूनिट से तो हम डायमेंशन निकालते हैं। भाई हमने कहा कि यूनिट पहले लिख लो, जैसे स्पीड है, स्पीड की यूनिट है मीटर पर सेकंड, तो मीटर के लिए एल आया, सेकंड की जगह टी आया, तो उसकी डायमेंशन पिछली क्लास में क्या लिखवाई थी, एल टी की पावर -1। तो डायमेंशन निकलते ही यूनिट से है, तो जिनका कोई यूनिट नहीं होगी 100% उसकी कोई डायमेंशन होगी ही नहीं। अच्छा, पहले एक बार हम समझते हैं कि स्ट्रेन क्या है, विकृति। देखना, स्ट्रेन, विकृति, और ये यूनिट लेस क्यों है? देखो ये बेटा मेरे पास में एक तार है, इस तार की मान लो कि लंबाई जो है वो एल है, इसकी प्रारंभिक लंबाई जो ओरिजिनल लेंथ थी वो इसकी एल थी। अब मैंने क्या किया, इस तार को थोड़ा सा खींच दिया, और खींचने के बाद मैंने इसकी जो लंबाई है वो कर दी खींचकर एल डैश। तो लंबाई एल थी, खींच के कर दी एल डैश। तो उसकी लंबाई में कितना चेंज हुआ? तो आप कहेंगे सर चेंज होता, फाइनल में से इनिशियल घटा दो, एल डैश माइनस एल हो गया। यानी कि अगर इसकी पहले लंबाई 1 मीटर थी, खींचने के बाद में हो गई 1.1 मीटर, तो चेंज कितना है लेंथ में? 1.1 में से 1 गया, तो यानी कि 0.1 मीटर का आ गया। तो लंबाई में जो चेंज आया पहले आपने वो निकाल लिया। अब देखो स्ट्रेन विकृति हम कैसे निकालते हैं, जैसे आपको स्ट्रेन निकालना है लेंथ में, स्ट्रेन इन लेंथ, लंबाई में विकृति, लंबाई में विकृति। जब भी आपको आपने देखा कि भैया मुझे स्ट्रेन किस चाहिए, लेंथ में, तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि लंबाई में कितना चेंज आ रहा बटे ओरिजिनल लंबाई, यानी कि चेंज बटे ओरिजिनल, ये होता है स्ट्रेन। तो मेरे से कोई कहे कि भाई मुझे स्ट्रेन बताइए लंबाई में कितना होगा, तो मैं क्या करूंगा, पहले लंबाई में चेंज देख लूंगा। मान लो कि शुरुआत की जो लंबाई है वो 1 मीटर की है, और फिर लंबाई जो है वो चेंज होकर हो गई 0, वो लंबाई बदल के बढ़ के हो गई, मान लो कि खींच दिया आपने तार 1.2 मीटर की। तो स्ट्रेन कैसे निकालेंगे हम लंबाई में? आप कहेंगे सर पहले निकाल लो चेंज बटे ओरिजिनल। तो चेंज कैसे निकालेंगे? फाइनल में से इनिशियल यानी कि 0.2 मीटर का, और ओरिजिनल लंबाई कितनी थी? 1 मीटर की, मीटर से मीटर कट गया, यानी स्ट्रेन आ गया 0.2 का। यानी स्ट्रेन जब हम निकालेंगे तो चेंज बटे ओरिजिनल कर रहे हैं। अब यहाँ पे खुद देखो आप, अब जब मैंने स्ट्रेन निकाला तो लंबाई में कितना चेंज आया बटे ओरिजिनल लंबाई। तो लंबाई मीटर में नाप रहा हूं, तो लंबाई में चेंज भी मीटर में ही नापूंगा, तो मीटर से मीटर कट गया, इसलिए इसकी कोई यूनिट, कोई मात्रक बनेगा ही नहीं। तो जो स्ट्रेन है अगर आप लंबाई में निकाल लो, अरे भैया बड़े चिड़े चेक रही है बाहर, बहुत दिनों के बाद आवाज सुनी, 1 मिनट रुको ना। भैया आजकल तो वरना कबूतरों की आवाज आ रही है ना, कबूतरों की आती, चिड़िया विड़िया की आवाज तो कमी आ रही है। और नहीं होती थी पहले घरों में वो हाउस बर्ड, गोरैया छोटी सी होती थी जो मिट्टी से कलर की, वो हमारे घर में इतनी आती थी पहले। हमारे घर में एक हिस्सा जो था कच्चा था, मतलब वो गाय की छत बोलते थे उसे, जहाँ पे गाय रहती थी उसके ऊपर वाला कच्चा था, तो उसमें उन्होंने बल्लियां वल्लियां थी, मिट्टी थी, तो वहां पे घोंसले बना रखे थे। बचपन में हमें लगता था कि यार ये छोटे थे हम, चिड़ियाएं आ रही हैं, कई बार वो तिनका विनका गिराती भी थी, पर हमें ऐसा लगता था कि पार्ट ऑफ लाइफ है, ये भी अपना आ रही है, ये भी हमारी तरह ही रह रही है। लेकिन धीरे धीरे वो गायब भी हो गई।
आज बहुत दिनों के बाद आवाज सुनी, बड़ा अच्छा लगा, वरना कबूतर ही हैं आजकल। तो लंबाई में जो विकृति है, लंबाई में चेंज बटे लंबाई। ऐसे अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे एरिया में क्षेत्रफल में स्ट्रेन निकालना है, मान लो कोई प्लेट का एरिया पहले ए था, अब उसका एरिया बदल के मान लो क्या हो गया ए डैश। तो अगर मुझे एरिया में भी विकृति निकालनी है तो मैं कैसे निकालूंगा, एरिया में कितना चेंज आया बटे ओरिजिनल एरिया। ऐसे वॉल्यूम में निकालना हो तो भी वॉल्यूम में कितना चेंज आया बटे ओरिजिनल वॉल्यूम। तो जब भी आपको स्ट्रेन किसी में भी निकालना हो, बस आपको देखना है कि उसमें कितना चेंज आया बटे वो ओरिजिनल शुरुआत में कितना था। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास में एक प्लेट थी, ये इस प्लेट का एरिया पहले ए था, थोड़ा हमने इसे गर्मी दी, हीट दी, ये फैल के हो गया इसका एरिया ए डैश। तो एरिया में कितना चेंज आया, फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया। तो मुझे स्ट्रेन निकालना हो एरिया में, स्ट्रेन इन एरिया, क्षेत्रफल में विकृति, क्षेत्रफल में विकृति, तो कैसे निकालेंगे, आप कहेंगे सर स्ट्रेन एरिया में निकालेंगे, एरिया में कितना चेंज आ रहा बटे ओरिजिनल एरिया। तो यहां से भी निकाल लो, एरिया मीटर स्क्वायर में नापते हैं, एरिया में चेंज भी मीटर स्क्वायर में आएगा, दोनों कट जाएंगे, यानी इसकी भी कोई यूनिट कोई मात्रक नहीं बनेगा। यानी किसी भी चीज में आप स्ट्रेन निकाल लो, कोई यूनिट नहीं बनेगी। ऐसे मेरे पास मान लो कि एक गोला है, एक मैंने गोला लिया, इस गोले का वॉल्यूम पहले V था, अब मान लो कि गोले को हमने थोड़ी गर्मी दी, हीट दी, तो वो गोले का वॉल्यूम V डैश हो गया। तो वॉल्यूम में कितना चेंज आ गया, आप कहेंगे सर फाइनल वॉल्यूम में से इनिशियल घटा दो। अगर मुझे स्ट्रेन निकालना हो आयतन में, स्ट्रेन इन वॉल्यूम, आयतन में विकृति, आयतन में विकृति, तो कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम में कितना चेंज आया बटे ओरिजिनल वॉल्यूम। यानी किसी भी चीज में आपसे विकृति पूछे तो उसमें कितना परिवर्तन हुआ बटे ओरिजिनल क्या था, वो यही होता है। तो यानी कि स्ट्रेन की वैल्यू आपसे पूछ सकता है अच्छे किसी एग्जाम में कि तार की लंबाई, जनरली जब आपसे अगर क्वेश्चन पूछेगा ना न्यूमेरिकल टाइप का, तो वो लंबाई में ही विकृति पूछता है कि लंबाई पहले इतनी थी, चेंज होकर इतनी हो गई, तो लंबाई में चेंज आया कितना, वो लिख लेना बटे ओरिजिनल। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, लेकिन जब वो पूछेगा ना विकृति, वो ऐसे नहीं पूछेगा, कुछ ऐसे पूछेगा, कहेगा कि एक तार है, इसकी जो लंबाई है, इसकी जो लंबाई है वो पहले मान लो की थी 1.02 मीटर की लंबाई थी, अब इसकी जो लंबाई है वो बढ़कर हो गई, इसकी जो लंबाई है वो बढ़कर हो गई लंबाई एल डैश हो गया 1.0235 मीटर की। तो बताओ कितना स्ट्रेन होगा। तो मतलब थोड़ा सा ऐसा देगा जिससे कैलकुलेशन करनी पड़े, कैलकुलेटिव सा देगा थोड़ा सा, ऐसे नहीं देगा जैसे मैंने पिछले लिखा था। तो मैं आपसे पूछूं कि लंबाई में स्ट्रेन बताइए, लंबाई में विकृति, तो उसमें कैसे बताएंगे, लंबाई में स्ट्रेन इन लेंथ, आप बताएंगे सर स्ट्रेन जो निकालेंगे हम, स्ट्रेन विकृति जो निकालेंगे, पहले लंबाई में चेंज देखेंगे बटे ओरिजिनल लंबाई। तो लंबाई में चेंज कैसा आएगा, ये 1.0235 में से घटाना होगा आपको 1.02, ठीक है, और ओरिजिनल लंबाई ये लिखनी पड़ेगी नीचे 1.02 मीटर। ये सब सोल्व कर लेना, जो भी आपकी वैल्यू आएगी वो विकृति आ गई। तो विकृति इतना आसानी से नहीं देगा वो, जैसे हमने दिया था पहले आपको कि लंबाई जो है, लंबाई जो है वो, अरे कहां चला गया क्वेश्चन, 2 पेज एक्स्ट्रा आ गए बीच में। वो ऐसे नहीं देगा कि 1 से 1.2 मीटर होगी तो आपने चेंज सीधा निकाल लिया 0.2 मीटर का, ओरिजिनल 1 मीटर, कि एक ही सेकंड में क्वेश्चन हो गया। अगर देगा तो थोड़ा बहुत कुछ कैलकुलेशन करने वाला टाइप से का दे देगा, बहुत भयंकर भी नहीं होंगे पर थोड़ा सा रहेगा। ठीक, तो अभी हमने जो शुरुआत की थी आज की क्लास की, तो हमने देख लिया कि भैया विकृति जो है ये भी मात्रकहीन है, मैग्निफिकेशन भी यूनिटलेस है, रेफ्रेक्टिव इंडेक्स भी यूनिटलेस है। तो जिनकी कोई यूनिट नहीं बनेगी उनकी कोई डायमेंशन भी नहीं होगी। अब आते हैं एंगल पे, जो मैंने सबसे ऊपर लिखा एंगल। बेटा जो एंगल है आपको पता है इसकी यूनिट होती है स्ट्रेन, सॉरी इसकी यूनिट होती है रेडियन। अब इसका जो मात्रक है वो तो रेडियन है। देखो अगर किसी की यूनिट नहीं है तो उसकी तो कोई डायमेंशन होगी ही नहीं, मात्रक नहीं है तो विमा भी नहीं होगी। लेकिन कई बार ऐसे भी हो सकता है कि यूनिट होने के बावजूद भी कोई डायमेंशन निकल के ना आए, मात्रक तो है लेकिन विमा तब भी ना निकले। यानी अगर मात्रक है ही नहीं फिर तो 100% डायमेंशन होगी ही नहीं, अगर यूनिट नहीं है तो डायमेंशन नहीं होगी। लेकिन यूनिट होते हुए भी कई बार ऐसा हो सकता है कि डायमेंशन ना हो। तो एंगल एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी बताऊंगा
कि ये डायमेंशन लेस क्यों है, इसकी विमाहीन क्यों है, ये इसकी विमा क्यों नहीं निकल पाएगी डायमेंशन लेस। देखो इसे बेटा मैं अगर आपसे कहूं ये कि सर्कल है, इस सर्कल का सेंटर है O और एक पार्टिकल जो है उसने इस पॉइंट ए से चलना शुरू किया और पॉइंट बी तक पहुंच गया। तो इस पार्टिकल ने ए से जब बी तक गया तो सेंटर पे कितना एंगल चला होगा? आप कहेंगे सर सेंटर पे इसने एंगल चला है, सेंटर पे एंगल चला इसने, भाई ए से चला था बी तक पहुंच गया, तो इसके द्वारा जो सेंटर पे एंगल चला गया है वो कितना है? ये थीटा एंगल है। ए से बी तक जाने में सेंटर पे एंगल चला इसने थीटा। अभी थीटा की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं? आप कहोगे सर थीटा की वैल्यू हम निकालते हैं एंगल, कोण का फॉर्मूला हमने बचपन से पढ़ा है, एंगल होता आर्क अपॉन रेडियस, चाप बटे त्रिज्या, सबने पढ़ा नहीं? कोण जो होता है इसका जो फॉर्मूला होता है एंगल का वो होता है चाप बटे त्रिज्या, चाप बटे त्रिज्या, एंगल होता है आर्क अपॉन रेडियस। ठीक, तो एंगल को लिखते हैं हम थीटा से, बेटा जो चाप है इसे एल से लिख लो और रेडियस को लिख लो आर से। एंगल का फॉर्मूला हो गया आर्क अपॉन रेडियस। अब यहाँ पे एक चीज देखो, अगर मैं एंगल की डायमेंशन निकालना शुरू करूं, इसका विमा निकालूं, तो आप कहेंगे सर जो चाप है उसे तो मीटर में नापते हैं, भाई कितने मीटर का चाप लगाया आपने यहां से यहां तक, ठीक है? तो ये जो चाप है ये मीटर में नापा जाता, लंबाई वाली यूनिट होती है इसकी। तो यहाँ पे आपने क्या लिखा? एल। रेडियस भी किसमें नापते हैं? मीटर में, इसके लिए भी एल आएगा। तो एल से एल कट गया तो इसका कोई डायमेंशन नहीं बनेगी, इसकी कोई विमा नहीं बनेगी। इस बात को ध्यान रखना कि इसकी कोई यूनिट तो है रेडियन, लेकिन इसकी कोई डायमेंशन नहीं बनेगी। तो हमारे पास में जो एंगल एक स्पेशल केस है, याद रखना कि एंगल एक ऐसा है जिसका यूनिट तो होती है रेडियन, लेकिन इसका कोई भी डायमेंशन, कोई भी इसकी विमा नहीं है। आप इस बात को समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? और रेफ्रैक्टिव इंडेक्स, मैग्निफिकेशन, स्ट्रेन जो मैंने आपको बताया, इनकी कोई भी ना यूनिट है ना कोई डायमेंशन है। यहां तक की बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? जो बच्चे शुरू से क्लास ले रहे हैं और लास्ट क्लास भी ली, मैं केवल उनकी बात कर रहा हूं। जो बीच में आगे गुड मॉर्निंग एक लाइन लगा रहे हैं, राजभर, प्रसाद, श्याम, देवनाथ, आकाश, सैनी, इनकी बात हो ही नहीं रही क्लास में। तो जो शुरू से क्लास देख रहे हो, कल की भी देखी हो, उसे पता चलेगा कि हम कर क्या रहे हैं क्लास में। तो एक बार बताना यहां तक का क्लियर है कि नहीं है? भाई आप लोग बीच में क्यों आते हो क्लास के? और बीच में आते हो तो गुड मॉर्निंग मत लिखा करो। अगर आप बिल्कुल सीरियस नहीं है तो क्यों जबरदस्ती का आगे क्लास में लिख रहे हो? ठीक है, आगे बात समझ में? अरे है ना, रवि कुमार कह रहे बफरिंग तो नहीं हो रही भाई, बिल्कुल ग्रीन चल रहा है हमारे यहाँ, तो सिग्नल हमारे यहाँ बिल्कुल ग्रीन है। निखिल कह रहे हैं जी सर ओके है, अमित कह रहे हैं यस ऑल क्लियर, शशांक कह रहे हैं ऑल क्लियर, गौरव शर्मा जी भी कह रहे हैं यस ओके। अब चलो थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। अब हम एक इसमें हम लिखेंगे एरिया, क्षेत्रफल, इनकी डायमेंशन आप लिख के बताओ मुझे। वी में सूत्र क्या होगा? आसान है, सारी की सारी वॉल्यूम, आयतन, एक लिखेंगे डेंसिटी, घनत्व, एक लिखेंगे हम रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी, सापेक्ष घनत्व या स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी हिंदी में बोलते हैं सापेक्ष घनत्व, और स्पेसिफिक ग्रेविटी को विशिष्ट गुरुत्व। इनके आपको डायमेंशनल फॉर्मूले वेब में सूत्र लिखने की ट्राई करनी है। हिंट वही है कि सबसे पहले हम यूनिट लिखेंगे, यूनिट लिख देंगे तो डायमेंशन अपने आप आएगी। अगर कल का क्लास भी देखा है, कल तो क्लास हुई नहीं थी। कल क्लास कहाँ कराई थी हमने आपको? कल सुबह इलेक्ट्रिसिटी चली गई थी हमारे यहाँ, कुछ फॉल्ट हो गया था, फिर BSES वाले आए, उन्होंने मशीन वगैरह से कहीं चेक किया, फिर वो फॉल्ट मिला बहुत लेट, तो कल सुबह क्लास नहीं हो पाई थी। अच्छा आपसे शायद क्लास जो है वो मोस्ट प्रोबेबली
रितेश सेतुवंशी सबसे पहली क्लास देख कर आओ, पता चल जाएगा, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। चलती क्लास में डिस्टर्ब नहीं करना। शायद अब आपकी शाम को ही क्लासेज होया करेंगी, क्योंकि जो शाम को मेरा ऑफलाइन बैच फंस रहा था ना, उसकी आज लास्ट क्लास है। आज मैं उसे खत्म करके आ रहा हूँ, तो फिर वो चक्कर ही खत्म हो जाएगा अपने पास, फिर टाइम बिल्कुल समस्या ही नहीं आएगी। ठीक है। अब देखो बेटा, जो एरिया है इसकी यूनिट तो आपको पता है कि मीटर स्क्वायर होती है, वॉल्यूम की होती है मीटर क्यूब, है ना। और डेंसिटी का मात्रक आपको पता है, डेंसिटी का यूनिट क्या बनती है, अगर आपको इसका फॉर्मूला याद हो डेंसिटी का, डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम, द्रव्यमान बटे आयतन। ये डेंसिटी का फॉर्मूला बनता है, घनत्व होता है द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक है। तो द्रव्यमान को हम किस में नापते हैं, किलोग्राम में, मास को, वॉल्यूम को नापते हैं मीटर क्यूब में। तो डेंसिटी की जो यूनिट बनेगी वो बनेगी किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक। अब देखो, मैंने कहा था कि जब भी आप डायमेंशन लिखोगे क्या करोगे, जहां मीटर उस जगह एल चिपका दो, तो मीटर स्क्वायर है तो एल स्क्वायर हो जाएगा, मीटर क्यूब है तो एल क्यूब हो जाएगा। यहाँ पे किलोग्राम के लिए एम आएगा, मीटर क्यूब के लिए एल क्यूब आएगा, तो एल पहुंच जाएगा ऊपर, ये हो जाएगा एम एल की पावर -3। एक बच्चे ने एम एल की पावर प्लस लिखा है निखिल ने, वो गलत हो गया। रवि कुमार बिल्कुल ठीक आंसर दे रहे हैं, हमें अमित ट्राई कर रहे हैं कुछ, एक ही कमेंट में बेटा सारे लिखा करो। ठीक है। अब एक चीज देखना, अगर पेपर में डेंसिटी घनत्व आए तो याद रखना डेंसिटी की यूनिट भी होती है किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और इसकी डायमेंशन भी होती है। लेकिन अगर पेपर में रिलेटिव डेंसिटी आए, सापेक्ष घनत्व, तो याद रखना बेटा रिलेटिव डेंसिटी जो है ना यूनिट लेस है मात्रकहीन। देखो जो रिलेटिव डेंसिटी है ना, सापेक्ष घनत्व, रिलेटिव डेंसिटी ऐसा होता है, ये जैसे मान लो कि मुझे, मेरे पास मान लो मरकरी है, पारा, और मुझे मरकरी की डेंसिटी नहीं पता करनी, बस ये पता करना है कि मरकरी जो है ये शहद की अपेक्षा कितने गुना ज्यादा डेंस है। तो रिलेटिव डेंसिटी होती है जहां पे हम कंपेयर करते हैं। अगर मैं कह रहा हूं कि रिलेटिव डेंसिटी इस लिक्विड की इसकी अपेक्षा 3 गुना है, तो मैं कहूंगा इसकी रिलेटिव डेंसिटी है 3। तो रिलेटिव, जैसे मान लो कि मैं कह दूं कि मरकरी जो है पानी की अपेक्षा 11 गुना ज्यादा डेंस है, पारा, तो यानी मैं कहूंगा कि पारे की जो रिलेटिव डेंसिटी है वो 11 है। तो जो रिलेटिव डेंसिटी होती है इसकी एक वैल्यू होती है रिलेटिव डेंसिटी 6, यानी कि जिस लिक्विड से आप कंपेयर कर रहे हैं उससे 6 गुना ज्यादा डेंस है, उसका घनत्व 6 गुना है। रिलेटिव डेंसिटी अगर 9 है तो जिस लिक्विड से आप कंपेयर कर रहे हैं उसके मुकाबले 9 गुना ज्यादा डेंस है। तो रिलेटिव डेंसिटी की भी केवल एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। तो जब आप किसी लिक्विड की डेंसिटी को किसी और लिक्विड की डेंसिटी से कंपेयर करें, उसे हम कहते हैं रिलेटिव डेंसिटी। लेकिन जब आप किसी लिक्विड की डेंसिटी को दूसरे लिक्विड से कंपेयर कर तो रहे हैं, पर वो दूसरा लिक्विड अगर पानी है तो फिर उसे हम स्पेसिफिक ग्रेविटी भी कह देते हैं। जैसे अगर कोई आपसे कहे कि भाई मरकरी जो है पानी की अपेक्षा 11 गुना ज्यादा डेंस है, पानी की अपेक्षा 11 गुना ज्यादा घनत्व है इसका, तो मैं कह दूंगा कि भाई जो पारा है, मरकरी जो है, इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 11 है, क्योंकि पानी से कंपेयर कर रहे हैं ना। लेकिन अगर मैं कह दूं कि मरकरी जो है किसी और लिक्विड की अपेक्षा 4 गुना ज्यादा डेंस है, तो फिर वो रिलेटिव डेंसिटी कहलाएगा। तो ये दोनों एक ही बात होती है, रिलेटिव डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, यानी आप किसी की डेंसिटी को किसी और लिक्विड की डेंसिटी से कंपेयर कर रहे हैं। लेकिन अगर आप कंपेयर कर रहे हैं पानी से, तो फिर उसे हम स्पेशल केस स्पेसिफिक ग्रेविटी भी बोल देते हैं। तो इनकी कोई यूनिट नहीं होती, इनमें से कोई सा भी आ जाए पेपर में, यूनिट लेस है। अगर इनकी कोई यूनिट नहीं होगी तो मैं आपको पहले बता चुका हूं, तो इनकी कोई डायमेंशन भी नहीं होगी, ये डायमेंशन लेस भी होंगी। तो रिलेटिव डेंसिटी जो है, सापेक्ष घनत्व जो है, और स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये मात्रकहीन भी है और विमाहीन भी है, क्योंकि ये इनकी केवल एक न्यूमेरिकल वैल्यू है कि रिलेटिव डेंसिटी 4, यानी जिस लिक्विड से कंपेयर कर रहे हैं उसके अपेक्षा 4 गुना ज्यादा डेंस है ये लिक्विड। तो ये तो अगर रिलेटिव डेंसिटी 12 है तो 12 गुना ज्यादा डेंस हो गया जिससे कंपेयर कर रहे हैं, तो इनकी केवल वैल्यू होगी। ठीक है। तो याद रखना डेंसिटी केवल लिखा आएगा तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब, इसकी डायमेंशन भी बनेगी। लेकिन रिलेटिव शब्द लिखा आएगा डेंसिटी के साथ में, तो ना मात्रक होगा ना ही उसकी विमा होगी, इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। एक यहां पे लिखेंगे आप प्रेशर, दाब, एक लिखेंगे स्ट्रेस, प्रतिबल, एक लिखेंगे आप यंग मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस, यंग प्रत्यास्था गुणांक। ये करो। जो अभी चलती क्लास में गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून कर रहे हैं,
बंद कर दो भाई, हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है आप में। आधा घंटा लेट आके क्लास में गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। देखो अब बेटा जो प्रेशर है, दाब, इसकी जो एसआई यूनिट है, दाब का जो एसआई मात्रक है वो क्या बनता है? प्रेशर की एसआई यूनिट बनती है पास्कल। पास्कल को लिखते हैं हम पीए से, पास्कल। ठीक है। अब जो प्रेशर है इसकी एसआई यूनिट बनती है पास्कल, और पास्कल तो एक वैज्ञानिक का नाम है। और मैंने आपसे कहा था कि जब भी साइंटिस्ट का नाम आ जाए तो मैंने आपसे कहा था कि हमें करना क्या है, जब भी साइंटिस्ट का नाम आएगा तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे। तो बेटा प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, यानी कि आप कितना फोर्स लगा रहे हैं और कितने एरिया पे लगा रहे हैं। ये हम एक चैप्टर पढ़ेंगे फ्लूइड, उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे प्रेशर को। तो प्रेशर का भी याद रखना कि प्रेशर जो होता है इसका फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया बल बटे क्षेत्रफल, कि जैसे आपने कितना फोर्स लगाया और कितने एरिया पे लगाया तो उससे हम प्रेशर निकालते हैं। तो मैंने आपको बताया था कल की क्लास में कि फोर्स की डायमेंशन तो हम डायरेक्ट याद रखेंगे। फोर्स की डायमेंशन क्या आई थी डायरेक्ट हमारे पास, mL/-2, और एरिया की हमने भी निकाली L² आई। तो और मैं यहाँ पर इन्हें कट कर दूं, एक एल से एक एल कट गया, तो जो एक एल ऊपर जाएगा तो बनेगा mL/-1 T/-2। प्रेशर की डायमेंशन बेटा बड़ी इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में पूछी जा चुकी है प्रेशर की डायमेंशन, mL/-1 T/-2। तो प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया बल बटे क्षेत्रफल। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा प्रेशर के बारे में तो बताऊंगा क्लास में, जैसे हमारे पास एक बैलून, एक गुब्बारा है, हमने उसमें उंगली मारी तो फूट नहीं रहा, लेकिन पिन मार दिया तुरंत फूट जा रहा है। क्यों? उतना ही फोर्स मैंने उंगली से लगाया, उतना ही पिन से लगाया, लेकिन पिन ने गुब्बारा क्यों फोड़ दिया? क्योंकि आपने फोर्स तो दोनों केस में सेम ही लगाया। पर मैं आपको बताऊंगा कि जो पिन है उसकी जो टिप है आगे की जो चोंच है वो, उसका एरिया बहुत ही कम है। अगर एरिया कम होगा तो पिन प्रेशर दाब ज्यादा डालेगा, यानी उतने ही फोर्स अगर आपको ज्यादा प्रेशर ज्यादा दाब डालना है तो एरिया कम से कम होना चाहिए। तो एरिया कम होगा, प्रेशर ज्यादा पड़ेगा तो इजिली गुब्बारा फूट जाएगा। उस समय मैं आपको ये भी बताऊंगा, जैसे हमारे पास एक शार्प नाइफ है, एक बहुत ही धारदार चाकू है, तो इजिली सब्जी को क्यों काट देता है? यानी कि जो शार्प चाकू होगा उसे आपने घिस घिस के उसकी धार बहुत ही पतली कर रखी होगी। अगर धार बहुत ही पतली कर रखी हो, एरिया कम है, तो प्रेशर ज्यादा डालेगा, सब्जी को इजिली काट देगा। ये सारी बातें हम करेंगे जब प्रेशर आपको पढ़ाएंगे। ठीक है। अब बेटा देखो जो स्ट्रेस होता है ना, स्ट्रेस जो प्रतिबल है, ये भी क्या होता है? ये भी फोर्स अपॉन एरिया होता है, लेकिन यहाँ पे फोर्स कौन सा होता है उसे ध्यान समझना। जैसे मान लो कि मेरे पास में ये दीवार में मैंने एक तार बांध रखा है, ठीक है। अब मैं इस तार को नीचे की तरफ खींच रहा हूं, कुछ फोर्स लगा के, कुछ फोर्स लगा के मैंने नीचे की तरफ को खींचा, तो मैंने तार को नीचे की तरफ खींच दिया। तो जब आप किसी चीज को खींचते हो ना, तो वहां पर क्या होता है कि अब जैसे इसकी ओरिजिनल ये थी लंबाई, इसकी ये ओरिजिनल इसकी ये शेप थी। अब जैसे आप इसे खींचोगे तो जैसे आप किसी वस्तु में फोर्स लगा के उसकी शेप चेंज करते हैं ना, तो उस वस्तु में एक रिस्टोरिंग फोर्स भी लगता है। रिस्टोरिंग फोर्स यानी कि वो फोर्स लगता है जो इसकी उसी शेप को रिस्टोर करना चाहता है। वो चाहता है कि भैया मुझे इसकी शेप को वही की वही बनाना है। ये बहुत अच्छा आप देखोगे स्प्रिंग में, आपने स्प्रिंग को खींच दिया, छोड़ते हो वापस क्यों भाग रहा होता है? जब हम किसी चीज को खींचते हैं एक फोर्स और लग रहा होता है, रिस्टोरिंग फोर्स। इसे हिंदी में कहते हैं प्रत्यानयन बल, यानी कि जो वस्तु को उसी शेप में लाने की कोशिश कर रहा होता है। अगर आपने बाहर वाला फोर्स हटा दोगे तो ये अंदर वाला फोर्स उसी शेप में लेके आ जाएगा। तो जब हम स्ट्रेस निकालते हैं, स्ट्रेस में भी फोर्स अपॉन एरिया होता है, पर यहाँ पे फोर्स अपॉन एरिया में जो फोर्स है ये कौन सा फोर्स है? ये रिस्टोरिंग फोर्स, प्रत्यानयन बल, रिस्टोरिंग फोर्स बटे एरिया। तो यहाँ पे प्रत्यानयन 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 बल, रिस्टोरिंग फोर्स बटे क्या? क्षेत्रफल। यानी कि जब हम प्रेशर निकाल रहे थे तो प्रेशर में बेटा कौन सा फोर्स है? ये एक्सटर्नल फोर्स, जो आप बाहर से फोर्स लगा रहे हैं वो है। लेकिन स्ट्रेस में कौन सा फोर्स है? जो उसी शेप में रिस्टोर करने की, वही शेप बनाने की जो कोशिश कर रहा है उसे हम कहते हैं रिस्टोरिंग फोर्स, प्रत्यानयन बल। तो और एक चीज बताओ, है तो ये भी फोर्स ही और ये भी एरिया ही है। तो फोर्स के लिए तो हमें पता ही डायमेंशन वही आएगी mL/-2, एरिया के लिए वही आएगी L²। तो जब इसे आप सोल्व करेंगे तो वही एक एल से एक एल कट जाएगा, तो इसके डायमेंशन भी हो जाएगी जो प्रेशर की है। तो ये कई एग्जाम में आ चुका है कि इनमें से किन दो के डायमेंशन सेम है, तो आपको वहां पे प्रेशर और स्ट्रेस प्रतिबल लिखा मिलेगा।
इन दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है, क्योंकि वहां पे भी बल बटे क्षेत्रफल, यहाँ पे भी बल बटे क्षेत्रफल। बस फर्क क्या है कि यहाँ पर जो बल है वो बाह्य बल ना होकर ये प्रत्यानयन बल है, और रिस्टोरिंग फोर्स है, जो वस्तु को उसी शेप में रिस्टोर करने की कोशिश करता है। ये बेटा जो यंग मॉडुलस होता है वाई, ये होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, प्रतिबल बटे विकृति। इसका फॉर्मूला भी पूछ लेता है। यंग मॉडुलस होता है प्रतिबल बटे विकृति। अब देखो, मैंने अभी आपको बताया कि जो प्रतिबल है इसका डायमेंशनल फॉर्मूला तो यहां से लिख लो, एम एल की पावर -1 टी की पावर -2। और स्ट्रेन मैंने बताया था कि इसकी तो कोई डायमेंशन होती नहीं है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, उसमें m0 l0 t0 तीनों की पावर 0 भी लिखा मिल सकता है आपको। भाई अगर किसी की पावर 0 हो तो उसका मतलब 1 होता है, तो ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1 हो गया। ठीक है, अच्छा अब इन सबका वैल्यू 1, तो यहाँ पे क्या बनाए, एम एल की पावर -1 टी की पावर -2। यानी कि जो डायमेंशन स्ट्रेस की है वही यंग मॉडुलस की भी है, क्योंकि स्ट्रेन की तो कोई डायमेंशन होती नहीं है, जो स्ट्रेस की यंग मॉडुलस की है। यानी कि प्रेशर, स्ट्रेस और यंग मॉडुलस, इन तीनों के विमेय सूत्र समान होते हैं। जितना अच्छा एग्जाम आएगा उतनी ज्यादा संभावना होती है इस क्वेश्चन के मिलने की। दाब, प्रतिबल और यंग प्रत्यास्थता गुणांक तीनों के विमेय सूत्र समान है। इसे एक बार लिख लेंगे। यूनिट क्या बनेगी इसकी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। स्ट्रेन की कोई डायमेंशन नहीं होती तो इसके लिए भी क्या बनेगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो एक बार सभी बच्चे इनका तीनों का जरूर लिखें। देखो जो मैंने आपसे कहा ना कि किन किन की डायमेंशन सेम होती है, बहुत काम के हैं। कल की क्लास में सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया था कि आवेग और संवेग, इम्पल्स और मोमेंटम, इनके डायमेंशनल फॉर्मूले सेम है। इन पे स्टार बना के अलग से अपने नोट में ना एक अलग बॉक्स में लिख लेना कि किन किन की डायमेंशन सेम होती है, आवेग और संवेग की, इम्पल्स और मोमेंटम की। एक मैंने बताया था किसकी डायमेंशन सेम होती है, वर्क, एनर्जी और टॉर्क की, कार्य, ऊर्जा और बल आघूर्ण की, इनकी भी सेम होती है। इसके अलावा मैंने एक आपको बताया था डायमेंशन सेम होती है एंगुलर मोमेंटम और प्लांक कांस्टेंट की, कोणीय संवेग और प्लांक नियतांक की, इनकी डायमेंशन भी सेम होती है। एक मैंने आपको क्या बताया कि इनके डायमेंशन सेम है, प्रेशर, स्ट्रेस और यंग मॉडुलस की। इसके अलावा एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जो यूनिट लेस और डायमेंशन लेस होते हैं, जैसे रिलेटिव डेंसिटी, ना यूनिट है ना डायमेंशन है। ऐसे ही एक ये हमारे पास में हमने आपको लिखवाया था आती ही क्लास में, रेफ्रेक्टिव इंडेक्स, मैग्निफिकेशन, स्ट्रेन, ना यूनिट है ना डायमेंशन है। और एंगल स्पेशल केस है कि यूनिट होते हुए भी कोई डायमेंशन नहीं बनी। तो सारी बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अरे हाँ या ना, रख लोगे कि नहीं रख लोगे, रख लोगे तो बहुत बढ़िया है। और कल की क्लास में इसमें पूरा का पूरा मैं जो माहौल चलाऊंगा वो पीडीएफ वाला चलेगा। अब फिर केवल क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अभी मैं इतने ज्यादा क्वेश्चन आपसे इसलिए नहीं पूछ रहा क्योंकि ये डायमेंशन को टाइप करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन जब कल क्लास लेंगे हम तो उसमें आपके सामने ABCD 4 ऑप्शन दिखाएंगे, फिर तो आप जो भी कॉपी पे सोल्व करोगे ABCD तो लिख ही सकते हो ना कमेंट बॉक्स में। अच्छा, अब यहाँ पे लिखेंगे हम एक स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग नियतांक, एक लिखेंगे सरफेस टेंशन पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन पृष्ठ तनाव, एक लिखेंगे सरफेस एनर्जी, सरफेस एनर्जी पृष्ठ ऊर्जा। ठीक, यहां देखो बेटा स्प्रिंग कांस्टेंट मैंने आपको स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी लिखवाते समय बताया था। एक बच्चा कह रहा है सर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, रघुवीर आना भी नहीं चाहिए, ये अच्छा हुआ कि आ नहीं रहा है। सारी क्लास लोगे लाइन से तो तभी समझ में आएगा। मुंह उठा के चले आओगे क्लास में, या मजाक नहीं चल रहा फिजिक्स है ये कि जब मन किया मुंह उठा के चले आए क्लास में। अच्छा, स्प्रिंग कांस्टेंट देखो मैं सारी चीज तो पिछली क्लास की यूज कर रहा हूं। जब स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी हमने आपको पढ़ाया था तो इसकी यूनिट, इसका मात्रा क्या लिखवाया था स्प्रिंग कांस्टेंट का, न्यूटन पर मीटर। इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर। डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है, अगर हमें डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा कि उसकी यूनिट मात्रक तो हमें पता ही होना चाहिए। अखिलेश सरोज सबसे पहली क्लास देख कर आओ, पता चल जाएगा होगा कि नहीं होगा। अच्छा, जो सरफेस टेंशन है, जो पृष्ठ तनाव है, ये भी हम जब फ्लूइड का एक चैप्टर पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि किसी लिक्विड की, किसी तरल की
एक टेंडेंसी होती है कि लिक्विड कम से कम क्षेत्रफल में रहना चाहता है, लिक्विड सिकुड़ के रहना चाहता है। तो मैं आपको बताऊंगा उसे हम सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव कहते हैं। इसे सिकुड़ने की वजह से लिक्विड जो सिकुड़ के रहना चाहता है, पानी के ऊपर मच्छर मक्खी बैठ पाते हैं। तो सारी बातें फ्लूइड वाले चैप्टर में आएंगी। इसकी वजह जो सरफेस टेंशन है, इसकी यूनिट भी होती है न्यूटन पर मीटर, और एक सरफेस एनर्जी इसकी यूनिट होती है जूल पर मीटर स्क्वायर। ये भी फ्लूइड में आएगा। यानी अगर पेपर में केवल एनर्जी लिखा आए तो हमें पता है कि एनर्जी की यूनिट तो जूल होती है। एनर्जी जो है, अरे अरे भाई तुम कितने बेवकूफ बच्चे हो, कितने दिमाग से पैदल बच्चे हैं, इनकी सरकारी नौकरी लगेगी। ये रोशन कुमार है, ये रघुवीर है, बड़े बेवकूफ हो यार तुम। अभी हमने क्या बताया आपसे कि यूनिट और डायमेंशन में हमने जितना आज तक फिजिक्स पढ़ा उन सबको यूज कर रहे हैं। अगर आपने पीछे की सारी क्लास ली है, खासतौर से कल की क्लास ली है, तभी आज की क्लास में आप कर पाओगे। अब आप मुंह उठा के चले आओ 8:30 बजे, पीछे क्लास ली नहीं ली, कह रहे जी आके समझ में नहीं आ रहा। मतलब थोड़ा तो दिमाग लगाओ यार, तुम फैक्ट्री में नौकरी करने लायक नहीं हो जैसे हरकतें कर रहे हो क्लास में। जब सारी क्लासेस ले लोगे ना 1 by 1, ये आपको मजाक लगेगा। मेरे लिखने से पहले डायमेंशन लिख दोगे, लेकिन क्लास लेनी है नहीं, समझ में नहीं आ रहा। अब घर जाके पढ़ाऊंगा मैं तुम्हारे पीछे की क्लास। देखो, अगर पेपर में पृष्ठ ऊर्जा आए तो इसकी यूनिट होती है जूल पर मीटर स्क्वायर। सरफेस टेंशन का मात्रक न्यूटन पर मीटर है, और स्प्रिंग कांस्टेंट का भी न्यूटन पर मीटर। अगर आपको एक बार यूनिट पता चल गई तो हमने कहा था कि फिर तो डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना बच्चों का काम है। भाई न्यूटन जो होता है फोर्स के लिए, हमने कल बताई थी क्या होती है, mLT की पावर -2, और मीटर के लिए क्या होता है L। तो आप समझ गए कि सर L से L तो कट गया, तो इसका जो डायमेंशन बनेगी वो बनेगी mt की पावर -2। ठीक, अच्छा अब यहां पे आ जाओ। ये जो सरफेस टेंशन लिखा है न्यूटन के लिए, फिर वही mLT की पावर -2, मीटर के लिए L होता है, कट गया, तो फिर से क्या बन गया, mt की पावर -2 बन गया। जूल के लिए क्या बताया था हमने कल, कहा था कि डायरेक्ट याद रखना, जूल वाला भी mL² टी की पावर -2, एरिया के लिए होता है मीटर स्क्वायर के लिए L², ये भी कट गया, फिर से क्या बन गया, mt की पावर -2। यानी कि स्प्रिंग कांस्टेंट, सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी, इनके भी डायमेंशनल फॉर्मूले सेम हैं। तो जिन जिनके डायमेंशनल फॉर्मूले सेम होते हैं वो इंपॉर्टेंट है। तो हमने क्या कहा आपसे कि अगर आपको डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है, विमेय सूत्र लिखना है, तो बस आपको यूनिट लिखनी है। तो कल हमने बताया था कि यूनिट लिखने के बाद आप क्या करते हैं, मीटर की जगह L चिपकाएंगे, किलोग्राम की जगह M चिपकाएंगे, सेकंड की जगह T चिपकाएंगे। और मैंने कहा था कि साथ आपको मैंने ऐसे बताया था कि याद रखना है, केल्विन की जगह K या थीटा चिपकाना है, एम्पेयर की जगह A चिपकाना है, बताया था ना। और मैंने कहा था कि दो आप अलग से और याद रखेंगे कि जहां पर आपको न्यूटन दिखे, फोर्स की जो डायमेंशन बनती है वो mLT की पावर -2 बनती है, क्योंकि कई बार डायरेक्ट यूज होती है। एक कल आपको बताया था मैंने कि जूल का भी डायरेक्ट याद रखना, ये भी बहुत जगह डायरेक्ट यूज होती है, mL² T की पावर -2। तो ये वैल्यू पुट करेंगे, हमारे पास डायमेंशन आ जाएगी। तो डायमेंशन में हम क्या कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। कठिन बिल्कुल नहीं, सबसे आसान है ये। एक बता रहा कठिन है, कठिन उसी बच्चे को लग रहा है जिस बच्चे को मात्रक यूनिट नहीं पता, उसी के लिए ही टफ है। जिसे यूनिट पता है, फॉर्मूला पता है, उसके लिए बच्चों वाला काम है। अब जिसे मात्रक ही नहीं पता, आप पीछे क्लास जो पढ़ी उसका फॉर्मूला ही याद नहीं है, वो डायमेंशन नहीं निकाल पाएगा। डायमेंशन नहीं निकाल पाओगे कोई बात नहीं, यूनिट तो आपको वैसे भी याद करनी है। चाहे कांस्टेबल का पेपर देके जाओ, मात्रक तो वहां भी आता है, तो यूनिट तो आपको याद करनी ही पड़ेगी कि भैया फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, वर्क की जूल होती है, टॉर्क की न्यूटन मीटर है, इम्पल्स आवेग की न्यूटन सेकंड है, ये तो याद करनी है। और आपने यूनिट याद कर ली तो डायमेंशन कैसे निकालते हो, कल हमने शुरू के 15-20 मिनट वही बताया आपको। तो सारा खेल शुरू के 15-20 मिनट का था कल की क्लास का, ठीक है। अच्छा, अब इसमें हम आगे कुछ और लिखेंगे, एक लिखेंगे हम वेवलेंथ। अब इसकी मैं चाहूंगा जो मैं आगे लिख रहा हूं, इन सब के आप मुझे टाइप करके लिखो। वेवलेंथ तरंग दैर्घ्य, एक लिखेंगे आप यहां पर पावर ऑफ लेंस, लेंस की शक्ति की डायमेंशन फॉर्मूला, लेंस की शक्ति। एक लिखेंगे आप क्लास के अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज वैद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज वैद्युत आवेश, इनके डायमेंशनल फॉर्मूले आपको लिखने हैं। हिंट वही है कि पहले यूनिट लिखो, यूनिट लिखोगे तो डायमेंशन अपने आप से आ जाएगी। एक बच्चा कह रहा है कि 11th नहीं पढ़ा है लगता है। हाँ, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं क्लास में कि
10 तक ही साइंस पढ़े हुए हैं और कोई इतना टफ नहीं है ये, ठीक है। रवि कह रहे हैं जिसको ऐसा यूनिट पता है वो जॉब क्या करेगा सर जी, नहीं पता। ऐसा नहीं है, कोई वहां पे यूनिट नहीं पूछेगा जॉब में, तो कि जॉब में कोई मात्रक पूछ रहा है, बस वो ये देखना चाहते हैं जब आप कंपटीशन निकालते हो ना, ऐसा नहीं कि जब आप कंपटीशन में जा रहे हो तो वहां पे कोई आपको मात्रक की जरूरत पड़ेगी, पर इससे पता चलता है कि बंदा जो है ये हेल्दी माइंड है, कि भाई जैसे यूनिट पता है, डायमेंशन निकाल सकता है, रीजनिंग के क्वेश्चन कर सकता है, यानी कि अगर ये इस तरह की चीजें कर सकता है तो फिर वो जॉब जो चाहिए उसे भी कर सकता है। सारा गेम ये है, ठीक है। देखो अब बेटा, देखो आपको मैंने बताया है वेवलेंथ जो होता है तरंग दैर्घ्य, इसकी यूनिट होती है मीटर। वेवलेंथ का मात्रक होता है मीटर। लेंस की पावर को हम नापते हैं डायोप्टर में, और इलेक्ट्रिक चार्ज को हम नापते हैं कूलाम में, ठीक। अब आप एक चीज देखना कि वेवलेंथ को तो मीटर में नापते हैं, तो मीटर के लिए डायमेंशन फॉर्मूला एल बन गया, यहां तक तो कोई समस्या नहीं है। अब समस्या आएगी यहाँ, लेंस की पावर को नाप रहे हैं हम डायोप्टर में, तो जो मैंने आपसे बताया था कि डायमेंशन लिखते समय मीटर की जगह एल लिखेंगे, किलोग्राम की जगह एम लिखेंगे, वहां पे हमने डायोप्टर का तो कुछ बताया नहीं आपको, ठीक है। एक सेकंड रुकना। बेटा देखो, लेंस की पावर को नाप रहे हम डायोप्टर में, तो मैंने कहा था कि जब भी साइंटिस्ट का नाम आ जाए यूनिट, तो आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो लेंस की पावर का फॉर्मूला होता है 1 फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ को हम नापते हैं मीटर में, तो आप इसका डायमेंशन निकाल लोगे। फोकल लेंथ को नापते हैं मीटर में, मीटर के लिए होता है एल, एल ऊपर जाके हो जाएगा माइनस का। तो जो लेंस की जो पावर है, इसकी जो डायमेंशन बनेगी वो बनेगी एल की पावर -1, एल की पावर -1। अच्छा, इलेक्ट्रिक चार्ज को हम नापते हैं कूलाम में, कूलाम भी एक साइंटिस्ट का नाम है, कूलाम का नियम आपने पढ़ा होगा, ठीक है। अब देखो जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, इसके लिए फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, अगर साइंटिस्ट का नाम आ जाए तो फॉर्मूला चाहिए। तो आपने करंट का फॉर्मूला पढ़ा होगा, चार्ज अपॉन टाइम, आवेश बटे समय। तो ऐसा अगर मैं चार्ज निकालूंगा तो वो आ जाएगा IT। तो करंट को हम किस में नापते हैं, एम्पियर में, टाइम को हम नापते हैं सेकंड में, बस हमारा काम हो गया। एम्पेयर के लिए हमें पता ही है कि एम्पेयर की जगह हमें A चिपकाना होता है, सेकंड की जगह T चिपकाना होता है, तो हो गया AT। तो यानी कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है इसे नापते हैं कूलाम में, इसके लिए होता है AT। से भी आप डायरेक्ट याद रखना, इसकी हमें कई जगह जरूरत पड़ेगी। तो कुल मिला के आपको 10 चीजें याद रखनी है, उससे आपका काम हो जाएगा। ST की कट ऑफ कितनी जा सकती है, आइडिया दो, कोई आइडिया नहीं है ST की कट ऑफ कितनी जाएगी। ये मान के चलो अगर कहीं पर जर्नल की कट ऑफ जा रही है 80, तो ST कट ऑफ जाएगी ज्यादा से ज्यादा 48 से 53 के बीच में। जनरली हम क्या करते हैं, जब आइडिया भी लगाते हैं ना कट ऑफ का, जनरल की कट ऑफ का लगाते हैं, फिर बच्चे अपने आप से उसमें OBC वाले, EWS वाले 2-4 नंबर कम कर लेंगे, SC वाले बच्चे 20 नंबर कम कर लेंगे, ST वाले 28-30 कम कर लेंगे, तो उस हिसाब से होता है। तो अलग अलग पेपर में अलग अलग कट ऑफ जाती है, तो वो एक मोटा मोटा आइडिया ये रहता है कि आप पिछले साल की कट ऑफ देख लो कितनी गई थी, तो उससे 2-4-5 नंबर ऊपर नीचे रहती है कट ऑफ ज्यादातर। अगर पेपर बहुत ज्यादा आसान या टफ ना आए तो उससे ज्यादा का फर्क पड़ता नहीं है ना, इतना ही पड़ता है। अच्छा, अब यहाँ पे हम एक लिखेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ा है नहीं पढ़ा है मैंने आपकी क्लास में, अभी पढ़ा दिया, तो आपके लिए डायमेंशन निकालनी आसान रहेगी, वरना यूनिट में बता दूंगा, उससे आप निकाल लेना। वैद्युत विभव एक आपको इसकी निकालनी है, और एक इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, वैद्युत प्रतिरोध। तो भाई पहले पढ़ाई करो, ये कटऑफ वटॉफ के चक्कर मत पड़ो, सिलेबस जब पूरा हो जाए सारा करने लग जाओ, है ना। तो वो करो, कटऑफ पे तुम पहले ध्यान दे रहे हो। और हमेशा जो भी बच्चे OBC SC ST EWS वाले हैं, वो हमेशा UR की कट ऑफ को टारगेट करके पढ़ाई करो। ये अगर UR की कट ऑफ 80 नंबर जा रही है तो मुझे 80 नंबर की तैयारी करनी है। अगर आप UR के सेट को दिमाग में रखकर अगर आप तैयारी करेंगे तो अपनी कैटेगरी में आप निकाल लेंगे। अगर आप पहले से ही कैटेगरी के हिसाब से ही तैयारी करेंगे फिर कुछ नहीं होगा, और फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। अभी नहीं कराया, ठीक है, कोई नहीं, जब कराएंगे तो तब बताएंगे कि जो पोटेंशियल होता है इसे हम वोल्ट में नापते हैं, वोल्ट में, और इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस को हम नापते हैं ओम में।
ओम का सिंबल आपको ये बताया जाएगा। अभी दोनों ही साइंटिस्ट के नाम हैं, पोटेंशियल भी, वोल्ट भी और ये भी। तो देखो अब मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि 1 वोल्ट का मतलब क्या होता है। अब इसके डायमेंशन निकाल के बताओ। 1 वोल्ट होता है जूल पर कुलाम के बराबर, जूल पर कुलाम ये। और हमें चाहिए ओम की, तो एक फॉर्मूला में पढ़ा है, ओम का नियम पढ़ेंगे हम, V इक्वल टू आई आर। यहां से मैं आर निकालूंगा तो आ जाएगा V बाई आई। ठीक है, अब देखो पोटेंशियल को नापते हैं वोल्ट में, वोल्ट होता है जूल पर कुलाम। तो जूल के लिए हमने डायरेक्ट याद किया है क्लास में, ml स्क्वायर टी की पावर -2। कुलाम का भी निकाला था हमने क्लास में 80, तो उसका डायमेंशन फॉर्मूला बनेगा ml स्क्वायर, टी ऊपर जाकर माइनस का हो जाएगा, टी की पावर -3 ए की पावर -1। ठीक, अच्छा ओम निकालना, रेजिस्टेंस को नापते हैं ओम में, तो रेजिस्टेंस होता है V अपॉन आई। तो V यानी कि वोल्टेज के लिए तो आप निकाल ही चुके ऊपर, ml स्क्वायर टी की पावर -3 ए की पावर -1। करंट को नापते हैं एम्पियर में, उसके लिए होता है A, तो बनेगा ml स्क्वायर टी की पावर -3 ए की पावर -2। ठीक, बस इससे ज्यादा डायमेंशनल फॉर्मूले आपको याद नहीं रखने हैं। ये बाकी जब आपको इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ाऊंगा ना, तो उस समय साथ साथ बता दूंगा, तो आपके लिए आसान हो जाएंगे। अगर आप चाहो तो लास्ट के 2-3 छोड़ भी सकते हो। बाकी जो मैंने आपको कल की क्लास में डायमेंशनल फॉर्मूले बताए और आज की क्लास में बताए, इन सबको लिख लेना, कल की क्लास से एक बार दोबारा देखना। ठीक है, उसे अगर आप दोबारा देखेंगे तो आपको सारा गेम समझ में आ जाएगा। तो कल की क्लास एक बार दोबारा देखकर साइड डायमेंशन खुद से लिखना, और फिर आज की क्लास में थोड़ी हमने स्पेशल की है, इनमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। ठीक है, तो एक काम करेंगे, सबसे पहला काम क्या करेंगे हम कि कल की क्लास को दोबारा देखेंगे जिन बच्चों ने 10th के बाद साइंस नहीं पढ़ी, और जो आपको कॉन्सेप्ट बताया उसे दिमाग में रखेंगे, तो कल के डायमेंशन तो आप बहुत जल्दी निकाल देंगे। आज वाले को एक बार और देखना पड़ जाएगा, लेकिन शर्त यह कि आपने पीछे की सारी क्लास कर रखी हो और कल की क्लास आपने 2 बार देखी हो, तो फिर आप 100% निकाल लेंगे। इतनी डायमेंशनल फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। अब हम इसमें कल अगर आप ये पूरा पढ़कर आओगे, तो फिर मैं कल की क्लास में आपको पीडीएफ से इसके क्वेश्चन करा दूंगा कि डायमेंशन कैसे कैसे पूछता है, तो कैसे ऑप्शन देगा, हमें कैसे उसे अप्रोच करना है, ये बात हम कल की क्लास में करेंगे। और मेरा आपसे फिर से अनुरोध है कि चलती हुई क्लास में मत आया करो। चलती क्लास में आया करो तो गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, राम राम, राधे राधे, ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। चुपचाप अगर आपको सुन के कुछ समझ में आए तो ठीक है, वरना क्लास छोड़ के चले जाया करो। जो बीच में आया करें, शुरू से क्लास लेनी है। और ये 2 बातें ध्यान रखनी है, क्या मैंने पीछे की सारी क्लास पढ़ी हुई है, क्या मैं आज की क्लास में शुरू से आया हूं कि नहीं आया हूं, तभी आपको देखना है कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलती हुई क्लास में बदतमीजी बिल्कुल नहीं करनी है इस तरीके की। ठीक है, चलो अब हम कल ये देखेंगे आप कितना पढ़कर आओगे, कितने सीरियस हो। फिर कल आपको पीडीएफ से क्वेश्चन कराए जाएंगे। और इसमें मैं बता रहा हूं फिर से, यूनिट सबको आनी ही चाहिए। एक बार को आप डायमेंशन में भली रिस्क ले लो, छोड़ दो, या थोड़ा सा आलस्य कर दो, लेकिन यूनिट मात्रक रटे होने चाहिए। और फिर आपको पता, अगर यूनिट पता है तो फिर डायमेंशन तो निकल ही जाएगी। ठीक है, चलो आज इतना ही, थैंक यू, बाय।
करी